नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारी स्पेशल समाधान यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 की सीरीज में, जिसमें कि हम लोग आपके साथ 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। इसमें दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम लोग ये सारे टॉपिक्स के जो 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फ्रॉम दीज एरियाज उनको कवर करने वाले हैं। इकोनॉमी और एग्रीकल्चर की कवरेज ऑलरेडी हो चुकी है। पॉलिटी का भी जो 50% कवरेज है वो मैं कर चुका हूं, और इसी सेशन में पॉलिटी के रिमेनिंग टॉपिक्स को आपके सामने हम लोग कवर करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के, बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। अगर पुराने लेक्चर्स को नहीं देखा है, क्विकली देखना चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोग इसकी प्लेलिस्ट को भी रेफर कर सकते हैं। और अगर आपके पास समय कम है तो वैसे तो मैंने बहुत ही ज्यादा इसको क्विक रिवीजन के तौर पे रखा है, लेकिन आप इसको अपनी स्पीड को बढ़ाकर भी देख सकते हैं। 1.25x या 1.5x की स्पीड पे भी आप इन वीडियोस को डेफिनेटली जाकर के व्यू कर सकते हैं। सो आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे आपको लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर के आप इसकी पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, पाथफाइंडर के अग्निपथ बैच में अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है या फिर बैच को चेकआउट नहीं किया है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, डेफिनेटली चेकआउट कीजिए फॉर वेरियस रीजंस। ये दोस्तों इंडिया का सबसे कॉम्प्रिहेंसिव, सबसे अफोर्डेबल बैच है जो कि आपको मात्र 8,000 रुपए में अवेलेबल करवाया जा रहा है। जी हां, कंप्लीट संपूर्ण यूपीएससी सीएससी तैयारी आपको केवल 8,000 रुपए में करवाई जाएगी। 900 से भी अधिक घंटे का लाइव क्लास आपके लिए हम लोग लेकर आने वाले हैं। प्रीलिम्स और मेंस दोनों की ही तैयारी करवाई जाएगी और इंटरव्यू की भी आपको इसमें तैयारी कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाने वाली है। टेस्ट सीरीज भी इसमें इंक्लूडेड है। कोई भी डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दिया हुआ है, उसको जाकर के भरिए और अपनी डाउट्स वहां पर लिख दीजिए। हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी। ये सेम बैच हिंदी में भी अवेलेबल है। 15 जुलाई से ये वाला बैच हिंदी में स्टार्ट होने वाला है। एंड दोस्तों, हिंदी टॉपर्स के लिए हमने एक स्पेशल, एक खास वीडियो पेश करी है जो कि पाथफाइंडर चैनल पे, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो ऑलरेडी लाइव हो चुकी होगी। उसको जाकर के जरूर देखिए कि हिंदी माध्यम से अगर आपको तैयारी करनी है तो कैसे तैयारी करें और कैसे आप लोग टॉपर बन सकते हैं। वंस अगेन, बैच को जरूर चेकआउट कीजिए। कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है टेस्ट सीरीज के लिए, सबसे अफोर्डेबल है। 1 जून के पहले एनरोल कर लीजिए, उसके बाद इसके प्राइसेस जो है वो बढ़ सकते हैं। ऑलराइट, सो आज का हमारा सेशन इन टॉपिक्स पे होने वाला है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हुई थी। काफी बड़ी सुनवाई थी, काफी बड़ा केस चला था और फाइनली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस कोटा को अपहेल्ड किया गया था, तो उसके बारे में बातचीत करेंगे। सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसीज, आई थिंक ये टॉपिक बहुत ही पुराना हो चुका है। स्पेशली पिछले 5 साल से हम लोग हर साल पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि इसका जो कमीशन बिठाया गया था, जो रोहिणी कमीशन था, उसको साल दर साल एक्सटेंशन दी जा रही है। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान कौन से हैं, एंड साथ ही में नॉट जस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बल्कि उसके साथ में संबंधित, अगर आप देखेंगे तो जो भी एनसीबीसी की रिकमेंडेशंस हैं, किस किस तरीके से कुछ फैक्चुअल चीजें हैं वो बताने वाला हूं। क्यों डिले हो रहा है वगैरह वगैरह, उसमें नहीं जाने वाले हैं। उसके बाद 2 छोटी खबरें हैं, फोन टैपिंग की और राइट टू बी फॉरगॉटन की। तो ये एक काफी पॉलिटिकल केस सामने आया था। महाराष्ट्र में कोई ऑफिसर थे जो कि फोन टैपिंग के सिलसिले में पूरा केस चला था। अगेन नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन फोन टैपिंग के जो प्रावधान है, स्पेसिफिकली जो इसके स्टैट्यूटरी प्रावधान है और कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज को लेकर क्या कुछ कहता है, तो वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना। राइट टू बी फॉरगॉटन मुझे लगता है कि काफी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। जनरली ऐसे टॉपिक्स हम उम्मीद कर रहे होते हैं कि यूपीएससी पूछेगी, लेकिन पूछता नहीं है। सो वी विल टॉक अबाउट राइट टू बी फॉरगॉटन एज वेल। इसका जो सोर्स है, इसका जो ओरिजिन है, ये कहां से देखने को मिला है, एंड व्हाट इज बेसिकली जो रूलिंग आई है सुप्रीम कोर्ट की, इसमें उसको भी समझा जाएगा। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है लेकिन काफी इंटरेस्टिंग बन सकता है। देन यूनिक स्टेटस ऑफ दिल्ली, ये अगेन पिछले 4-5 साल से सुर्खियों में चल ही रहा है। इनफैक्ट पिछले 8 साल से ही कहूंगा मैं, इसको लेकर फिर से मुद्दा सामने आया है। तो अगेन इसमें भी जो इसके बेसिक बातें हैं वो एक बार फिर से आपको रिवाइज करवाऊंगा। एंड पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का मुद्दा भी सामने आया है, जो कि अगेन यूपीएससी सवाल पूछ चुकी है। हालांकि वो सवाल मेंस में आया था, लेकिन इसके जो स्टैटिक पार्ट है उसको हम लोग क्विकली रिवाइज करने वाले हैं। ये रिवीजन जो मैं कर रहा हूं डज नॉट मीन कि यू डोंट हैव टू गो थ्रू योर लक्ष्मीकांत पॉलिटी, वो भी करना जरूरी है, वो तो आपके लिए रेलेवेंट है ही है। लेकिन ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि करंट अफेयर्स में ही कवर किए जाते हैं, उनकी कवरेज हम लोग रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। और कुछ टॉपिक्स जो कि लक्ष्मीकांत के भी हैं, जो कि सुर्खियों में भी रहे हैं, तो उनकी कवरेज भी हम लोग कर रहे हैं। टॉपिक नंबर 1 आपके सामने ईडब्ल्यूएस सेक्शन कोटा की बात हुई थी। सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था जो कि आपको मालूम होगा आर्टिकल 145 के तहत इसको गठित किया जाता है। इन्होंने 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को अपहेल्ड किया है। तो एक तो ये वाला नंबर याद रखना जरूरी है,
कि अमेंडमेंट नंबर कौन सा था, उसके बाद ये नंबर ध्यान रखना जरूरी है। ये 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसने 10% कोटा लेकर आया था फॉर ईडब्ल्यूएस इन एजुकेशन एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, तो इसको अपहेल्ड किया गया है। ये जो आपका सबसे पहले सिफारिश लाई गई थी ये सिन्हो कमीशन के द्वारा लाई गई थी। दोस्तों जिस तरीके से मंडल कमीशन हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग जानते हैं, ये बेसिकली आपका SEBC सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए था, या फिर सिंपल भाषा में कहें तो OBCs के लिए था। वैसे ही सिन्हो कमीशन जो है ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले लोगों के लिए इस आयोग को बनाया गया था और इसकी सिफारिश थी। काफी पुराना कमीशन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो इसकी जो सिफारिशें हैं ये 2010 में सामने आई थी। इसको थोड़ा वेरीफाई करना होगा, लेकिन इतना मैं श्योर हूं कि काफी पुराना कमीशन है जिसकी ये सिफारिशें पेश करी गई थी। ये केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था, 103rd अमेंडमेंट थी 2019 वाली। तो इसमें इन्होंने बेसिकली जो अमेंडमेंट थी इसमें क्या किया था, इन्होंने 2 आर्टिकल्स को इंसर्ट किया था, वही 15 और 16। तो अगर 15 में अमेंडमेंट करी थी तो ये कहते हुए कि परमिट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फॉर एडवांसमेंट ऑफ EWS। 15 वाला जो आर्टिकल होता है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए होता है और 16 वाला आपकी एम्प्लॉयमेंट यानी कि जॉब्स के लिए होता है। तो दोनों में ही इन्होंने एक आर्टिकल ऐड कर दिया था फॉर द EWS कोटास। जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है उसमें केस का नाम भी जान लीजिए, जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2022। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है इसमें, एक्चुअली हमें वर्डिक्ट जो देखने को मिला है मेजॉरिटी वर्डिक्ट और हमें माइनॉरिटी वर्डिक्ट देखने को मिला है। तो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में 3-4 इंपॉर्टेंट बातें सामने आती हैं। नंबर 1 दे सेड कि जो रिजर्वेशन, जो आरक्षण यहां पर आर्थिक क्राइटेरिया के हिसाब से दिया गया है, दिस डज नॉट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड EWS जो है एक सेपरेट और डिस्टिंक्ट कैटेगरी बनी हुई है। बल्कि इन्होंने साथ में यह भी कहा कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी रिजर्वेशन एज अ कॉन्सेप्ट को रूल आउट नहीं किया जा सकता अगर वहां पे शिक्षा दी जाती है, अगर वहां पे एजुकेशन इंपार्ट करी जाती है। तो क्योंकि एजुकेशन में हम लोग रिजर्वेशन देना चाहते हैं तो प्राइवेट में भी हम लोग कल को रिजर्वेशन को लेकर आ सकते हैं। बल्कि जो वो वाला मुद्दा आता है कि क्या 50% रूल यहां पे लागू होगा, इंदिरा साहनी केस वाला। तो इंदिरा साहनी जो लैंडमार्क जजमेंट 1992 वाली थी, उन्होंने कहा कि 50% रूल जो है वो है, लेकिन वो ये नहीं कि वो कंप्लीटली इनफ्लेक्सिबल है और वो इनवायलेबल है। अगर ऐसा कोई जरूरत पड़ती है तो उसको वायलेट भी किया जा सकता है, उसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी सर्कमस्टांसेस। एंड सेकेंडली इन्होंने ये भी कहा कि वैसे भी जो 50% कोटा वाली चीज थी वो SC, ST, SEBC और OBC के लिए था, लेकिन वो जनरल कैटेगरी के लिए वो वाला आपका जो बेसिकली कोटा है वो नहीं दिया गया था। तो ये आपकी पूरी की पूरी कहानी थी जो कि सुप्रीम कोर्ट की मेजॉरिटी जजमेंट के द्वारा करी गई थी। इसमें 3-4 बातें ध्यान रखने वाली हैं, वो प्लीज ध्यान रख लीजिए। जो माइनॉरिटी व्यू था उसने भी कई सारी बातें कही थी, लेकिन उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कही थी कि अगर हम आज 50% सीलिंग कोटा को ब्रीच करते हैं तो कल को ये गेटवे बन जाएगा फॉर फर्दर इन्फ्रैक्शंस एंड रिजल्ट्स इन कंपार्टमेंटलाइजेशन की। कल को और भी ज्यादा लोग जो है अलग अलग गुट बन सकते हैं, वो भी जाकर के अपनी आरक्षण की मांग कर सकते हैं, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक साबित हो सकता है। मेजॉरिटी और माइनॉरिटी व्यू दोनों जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी व्यू जानना ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहां पर क्या कहा गया था। EWS कोटा में क्या क्या इन्होंने, EWS बेसिकली किसे कहा जाता है, तो ये अगर आप जानना चाहते हैं तो पर्सन नॉट कवर्ड, एक तो वो SC, ST और OBC की रिजर्वेशन में कवर नहीं होना चाहिए, ठीक है। नॉन रिजर्व कैटेगरी में ही EWS का कोटा दिया गया है। फैमिली की जो ग्रॉस एनुअल इनकम है वो 8 लाख से जो है वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तब जाकर के आप EWS बन सकते हैं। ऑल्सो एक्सक्लूडेड ये वाले लोग भी हैं, अगर आपके पास 5 एकड़ की एग्रीकल्चर जमीन है, अगर आपके पास 1000 स्क्वायर फीट का रेजिडेंशियल फ्लैट है, अगर आपके पास रेजिडेंशियल प्लॉट है ऑफ 100 स्क्वायर यार्ड्स, ठीक है, या 200 स्क्वायर यार्ड इन अदर एरियाज, तो उस केस में भी आप यहाँ पे EWS कोटा का जो बेनिफिट्स हैं वो नहीं ले सकते हैं, आप उसके लाभार्थी नहीं बन सकते हैं। ये बाय द वे एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन में एडिशनल रिजर्वेशन करी गई है, तो वो जो रिजर्वेशन चलती आ रही है SC, ST, OBC के लिए वो तो है ही, अनरिजर्व्ड वाली कैटेगरी में आपकी फिर से एक रिजर्वेशन की लेयर को ऐड किया गया है। नेक्स्ट इसी से संबंधित टॉपिक है सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस का टॉपिक। दोस्तों यूनियन कैबिनेट गेव द 14th एक्सटेंशन टू द जस्टिस रोहिणी कमीशन सेटअप टू एग्जामिन इश्यूज रिलेटेड टू सब कैटेगराइजेशन ऑफ OBCs। तो ये देखिए, इनको फिर से कहा है कि अपनी रिपोर्ट जुलाई 31, 2023 तक आप लोग सबमिट कर दीजिए। अब इस बार डेफिनेटली लग रहा है कि ये रिपोर्ट शायद डेफिनेटली सामने आ जाएगी, बिकॉज कमीशन का ये कहना है कि हमारी जो रिपोर्ट है वो मोटा मोटा रेडी ही है, हम लोग इसको सामने पेश करने ही वाले हैं। तो ये इसको 14th एक्सटेंशन देखने को मिली है। नाउ
ये सारी बातें आपको बताऊंगा, ब्रीफली बताऊंगा क्या इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक बात समझ लीजिए कि जो ये कमीशन बनाया गया है ना, ये सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी का जो कमीशन है, ये दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 340, जो कि प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है टू अपॉइंट कमीशन टू इन्वेस्टिगेट कंडीशंस ऑफ द SEBCs, कि भाई अगर आपको सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की कंडीशंस को इन्वेस्टिगेट करना है तो आप एक आयोग को नियुक्त कर सकते हैं। तो प्रेसिडेंट के द्वारा इस आयोग को नियुक्त किया गया था और ये रोहिणी कमीशन है, जस्टिस रोहिणी कमीशन, फॉर्म्ड इन 2017 अंडर आर्टिकल 340। इन्होंने बेसिकली क्या मैंडेट दिया था इनको, दे सेड यू हैव टू एग्जामिन द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्वेशन, कि भाई जो ओबीसीज के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग लेयर्स हैं, तो आपको देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो ओबीसीज में जो लोग अच्छा कर रहे हैं उनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं। टू वर्क आउट द मैकेनिज्म, क्राइटेरिया, नॉर्म्स एंड पैरामीटर्स इन अ साइंटिफिक अप्रोच फॉर सब कैटेगराइजेशन विद इन सच ओबीसीज, टू टेक अप द एक्सरसाइज ऑफ आइडेंटिफाइंग रिस्पेक्टिव कास्ट कम्युनिटीज फॉर कॉम्प्रिहेंसिव डेटा कवरेज। ये बेसिकली आपको ओबीसीज के ही अंदर जाकर के देखना है कि कौन से अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं, और अगर कोई उसमें हमने गलती करी हुई है रिजर्वेशन देने में तो उसको हम लोग ठीक करना चाहते हैं। ऐसा क्यों हुआ, 2017 में ऐसा कमीशन क्यों बनाया गया? बिकॉज 2015 में एनसीबीसी, नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस, इन्होंने प्रपोज किया था कि ओबीसीज को 3 अलग अलग भागों में बांटा जाए, 3 अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जाए, क्योंकि ओबीसीज में भी जो पहली कैटेगरी है वो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास की है, दूसरी कैटेगरी है वो मोर बैकवर्ड क्लास की है, और तीसरी कैटेगरी जो है वो बैकवर्ड क्लास की है। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास मतलब कि हर तरह की बैकवर्डनेस फेस कर रहे हैं, सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस विद इन दी ओबीसीज, कंसिस्टिंग ऑफ ट्राइब्स हो गया, नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स हो गया, हु हैव बीन कैरिंग ऑन विद देयर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस। ये तो ईबीसी है, मतलब इनके हालात काफी ज्यादा खराब हैं। More backward classes consisting of vocational groups carrying on with their traditional occupations, backward comprising of those comparatively more forward। तो ये इन्होंने कहा था कि 3 कैटेगरीज होनी चाहिए, लेकिन ये एनसीबीसी की जो सिफारिश थी ये केवल सिफारिश होती है, इसको माना जाए नहीं माना जाए अल्टीमेटली गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए इन्होंने फिर जी रोहिणी कमीशन बैठा दी कि आप बैठिए, आप देखिए क्या करना है क्या नहीं करना, फिर उसकी सिफारिशें बहुत टाइम से डिले चलती आ रही हैं। एनसीबीसी के अकॉर्डिंग 11 स्टेट्स यूटीज हैं जिन्होंने ऑलरेडी ओबीसी को सब कैटेगराइज कर दिया है, क्योंकि स्टेट लेवल पे बहुत स्टेट्स ने कर दिया है, तो ये इनका ये मानना था कि हमें नेशनल लेवल पर भी इस तरह की चीज कर देनी चाहिए। ये भी एक फैक्टर बना जिसकी वजह से ये रोहिणी कमीशन को बिठाया गया था। ये बेसिकली इन्होंने ये कहा था। कमीशन में प्रोग्रेस क्या है, इन्होंने बल्कि एक ड्राफ्ट रिपोर्ट में पेश किया था कि भाई जो इन्होंने कहा था ओबीसी को 4 सब कैटेगरीज में बांट दो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, और जो 27% रिजर्वेशन आपने दी हुई है ना उसको इसमें भी स्प्लिट कर दो, मतलब कि 1 नंबर वालों को 2%, 2 नंबर वालों को 6%, 3 नंबर वालों को 9%, 4 नंबर वालों को 10%। ये इन्होंने कहा था इस तरीके से स्प्लिट कर दो, 2, 6, 9, 10, इस तरीके से आप लोगों को अपनी रिजर्वेशन को स्प्लिट करना है। इट ऑल्सो रिकमेंडेड कंप्लीट डिजिटाइजेशन ऑफ ऑल ओबीसी रिकॉर्ड्स एंड स्टैंडर्डाइज सिस्टम ऑफ इशूइंग दी ओबीसी सर्टिफिकेट्स, की भाई कंप्लीटली डिजिटाइज कर दो। ये असल में आपको बता दें कि जो कंप्लीटली सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था 2011 में हुआ था, उसके बाद ये हुआ ही नहीं है, एंड इवन जो हुआ था उसका डेटा भी दोस्तों आज दिन तक पब्लिक नहीं किया गया है। ब्रीफली बताना चाहूंगा हिस्ट्री ऑफ ओबीसी रिजर्वेशन, तो काफी पुरानी हिस्ट्री है। उसके सबसे पहले देखिए दोस्तों कलेलकर कमीशन 1953 वाला, इन्होंने पहली बार आइडेंटिफाई किया था बैकवर्ड क्लासेस अदर देन एससी एसटीज। फिर मंडल कमीशन रिपोर्ट आई, आप सभी जानते हैं 1980 वाली, इन्होंने कहा कि 52% पे है, और इन्होंने 1200 से भी अधिक समुदायों को कहा कि ये बैकवर्ड है। इन्होंने कहा कि रिजर्वेशन बढ़नी चाहिए, 22.5 से 49.5% होनी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर बढ़ा करके 27% सीट इनको रिजर्वेशन में दे दी। 15 और 16 आर्टिकल में इन्होंने जो है संशोधन किया था। 2008 सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट टू एक्सक्लूड द क्रीमी लेयर अमंग द ओबीसी। तो ये भी एक तरीके से क्या था, सब कैटेगराइजेशन ही हुआ था कि भाई ओबीसी में भी क्रीमी लेयर को अलग रखेंगे, ठीक है। फिर 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा बड़ी बात हुई थी, जो एनसीबीसी था जो कि पहले केवल स्टैट्यूटरी बॉडी था, उसको दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया था। तो ये काफी बड़ी डेवलपमेंट हुई थी, लेकिन उसके बाद जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो 2017 में ही हुई, जब जस्टिस रोहिणी कमीशन को बिठाया गया था। ये देख सकते हैं आप लोग, इसी साल की शुरुआत की खबर है। हर साल ही रहती है सुर्खियों में, लेकिन जब तक रिपोर्ट सामने नहीं आती है तब तक कुछ कंक्रीट मालूम नहीं पड़ेगा। थोड़ा बहुत बैकग्राउंड जानना जरूरी है,
मेंस के लिए काफी अच्छा सवाल बन सकता है। अगला टॉपिक है फोन टैपिंग का। रिसेंटली एक आईपीएस ऑफिसर वाज अंडर प्रोब फॉर टैपिंग द फोन्स ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स इन 2019। ये काफी ज्यादा लंबा केस चला था, काफी पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है, विच इज नॉट रेलिवेंट एट ऑल। आपके लिए इसकी परिभाषा इंपॉर्टेंट है, कौन से कानून इसको गवर्न करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। 3 बातें बताऊंगा। नंबर 1 है परिभाषा। फोन टैपिंग रेफर्स टू मॉनिटरिंग ऑफ इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन एंड फोन्स बाय अ थर्ड पार्टी बाय सीक्रेट मीन्स। आई थिंक समझ चुके होंगे कि सीक्रेट मीन से कोई थर्ड पार्टी जो है वो आपके फोन्स को टैप कर रही है, आपकी करी हुई बातों को सुन रही है। वर्ड फोन टैपिंग की जगह और कोई वर्ड भी इस्तेमाल हो सकता है। वायर टैपिंग, लाइन बगिंग, फोन इंटरसेप्शन पहली बार यूएसए में कमेंस हुआ था और वो भी 19वीं सदी में ही कमेंस हो चुका था। सेकंड बात जो जाननी जरूरी है, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है आर्टिकल 21 में, आपको मालूम होगा बहुत सारी इन्फर्ड राइट्स आती हैं, डिराइव्ड राइट्स आती हैं। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो ये पर्सनल लिबर्टी जो है, दिस ऑल्सो इंक्लूड्स राइट टू प्राइवेसी। जजमेंट याद कीजिए, के पुत्तास्वामी जजमेंट 2017 वाली, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 ऑल्सो इंक्लूड्स राइट टू प्राइवेसी, तो ये राइट टू प्राइवेसी का ही पार्ट है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फोन टैपिंग इज नॉट अलाउड एज पर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आंसर इज आर्टिकल 21। एंड तीसरी बात, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट है जो कि स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, काफी पुराना, अंग्रेजों के टाइम का, 1885 का एक्ट है। ये कहता है कि अगर आपको फोन टैपिंग करनी है तो उस केस में ये केवल सेंटर या स्टेट के द्वारा ही किया जा सकता है। इसका भी इन्होंने पूरा का पूरा यहाँ पे प्रोसीजर दिया हुआ है कि सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट बोथ हैव अ राइट टू टैप द फोन्स एंड, और अगर उसके अलावा इन्होंने बल्कि 10 एजेंसीज दी हैं सेंट्रल लेवल पे कि ये है ना, आईबी, सीबीआई, ईडी है, एनसीबी है, सीबीडीटी है, उसके बाद डीआरआई है, उसके बाद एनआईए है, रॉ है, उसके बाद डायरेक्टोरेट ऑफ सिग्नल इंटेलिजेंस है एंड दिल्ली पुलिस कमिश्नर है। कोई और एजेंसी करेगी तो उसको अवैध माना जाएगा। तो ये 10 केवल निकाय हैं जो कि ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा ऑर्डर कैन बी इशूड बाय सेक्रेटरी ऑफ, जो आपके गृह मंत्रालय के सचिव हैं वो भी इशू कर सकते हैं, और हिज स्टेट काउंटर पार्ट इन राइटिंग। लेकिन वो करने के बाद भी आपको गवर्नमेंट को लूप में लेना पड़ना जरूरी है। ऐसे नहीं कि आप सेक्रेटरी है तो आपने इशू कर दिया, यू हैव टू इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, ठीक है। अगर कोई लोअर अथॉरिटी लेती है उस केस में भी आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को अपना ऑर्डर कम्युनिकेट करना जरूरी है। तो इसका प्रोसीजर काफी कॉम्प्लेक्स है, इतना आसान नहीं होता फोन टैप करना, लेकिन ये चीज सामने आई थी तो ये पूरा का पूरा मुद्दा थोड़ा वैसा एंगल इसमें बन जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है राइट टू बी फॉरगॉटन, आरटीबीएफ इसको कहा जा रहा है, ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया अपनी रजिस्ट्री को टू रिमूव डिटेल्स ऑफ अ कपल फ्रॉम सर्च इंजन एंड इंटरनेट। काफी बड़ी बात है। बेसिकली एक कपल था जिन्होंने ये कहा कि भाई हम चाहते हैं कि हमारा कुछ भी नामो निशान ऑनलाइन कहीं पर भी देखने को ना मिले, हमारे बारे में कोई सर्च करे तो कुछ भी ऑनलाइन नहीं मिलना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, वी अग्री टू दिस, एंड इसको इन्होंने राइट टू बी फॉरगॉटन का बेसिकली नाम दे दिया है। नाउ राइट टू बी फॉरगॉटन सिंपल क्या है, राइट टू हैव वंस पर्सनल इंफॉर्मेशन रिमूव्ड फ्रॉम पब्लिकली अवेलेबल सोर्सेज सच एज सर्च इंजन्स एंड ऑनलाइन डायरेक्टरीज ऑन सर्टन ग्राउंड्स, दिस इज आरटीबीएफ, ठीक है। इसमें क्या है, वो कह सकते हैं कि हमारी कोई वीडियो है, हमारी फोटोग्राफ है, हमारा कुछ भी इंफॉर्मेशन जो हमें आइडेंटिफाई करता है, जो हमें पहचानता है, वो ऑनलाइन नहीं होना चाहिए, ठीक है। नाउ ये काफी बड़ी लंबी चौड़ी डिबेट है, ऑब्वियसली फॉर और अगेंस्ट आप इसको देख सकते हैं, दिस इज मोर रेलेवेंट फॉर मेंस, मैं इसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन ये एक लंबी चौड़ी डिबेट चल रही है। अगेंस्ट में एक चीज आती है कि ये चीज करनी प्रैक्टिकली कितनी मुश्किल है, कि मतलब आपको गूगल को बोलना पड़ेगा, है ना, फिर उसके बाद और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बोलना पड़ेगा कि अगर इस इंसान के बारे में कोई सर्च करता है तो ऑनलाइन कुछ भी डेटा नहीं दिखना चाहिए, आपको अपने सर्वर से हटा देना है, वगैरह वगैरह। दिस इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स टास्क प्रैक्टिकली देखा जाए। और बाकी फिर ये राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ जाती है कि एक तरफ आपको संविधान बोलता है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं, सब कुछ डिलीट कर रहे हैं, तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। लेकिन उसमें फॉर वाले केस में वो चीज भी आती है कि मान लीजिए किसी ने कोई रिवेंज अपलोड किया है, जैसे होता है ना कि कुछ लोग किसी से बदला लेने के लिए कोई ऐसी फोटो, कोई ऐसी वीडियो ऑनलाइन डाल देते हैं किसी को ब्लैकमेल करने के लिए, तो उस केस में येस, दिस इज अ गुड थिंग, बट अगेन दोनों साइड की ही इसमें पॉइंट्स आते हैं। डिटेल में पढ़ना है तो इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग पढ़ सकते हैं। राइट टू बी फॉरगॉटन का दोस्तों इसमें कुछ और भी चीजें हैं। ये इसका जो ओरिजिन है ना, दिस इज राइट टू ऑब्लिवियन। ऑब्लिवियन एक अंग्रेजी का शब्द है जो कि ये कहता है कि सब मतलब भूल जाना, एक तरीके से मिटा देना। तो ये फ्रेंच ज्यूरिस्प्रूडेंस से सामने आया था। एंड हाउएवर आरटीबीएफ जो है ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें भी जैसे इसमें कल को कोई क्रिमिनल आके बोले कि मेरा सारा रिकॉर्ड हटा दो, तो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है, इट्स नॉट एब्सोल्यूट राइट, इसमें बहुत सारी कंडीशंस वगैरह आती हैं।
नॉट जस्ट फ्रांस, अगर आप देखेंगे तो यूरोपियन यूनियन की जो जीडीपीआर है, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, इसके बारे में दोस्तों यूपीएससी बाय द वे सवाल पूछ चुकी है जीडीपीआर के बारे में, तो उसमें भी इन्होंने स्टैट्यूटरी राइट इसको मतलब वो दर्जा दिया है। इट वॉज इम्प्लिसिटली रिकॉग्नाइज्ड एज अ राइट फॉर द फर्स्ट टाइम बाय यूरोपियन यूनियन डायरेक्टिव ऑन डेटा प्रोटेक्शन इन 1995, ठीक है। तो इसमें आर्टिकल 17 था, उन्हें कहा था कि वी परमिट अ डेटा सब्जेक्ट टू रिक्वेस्ट अ कंट्रोलर टू डिलीट पर्सनल डेटा कंसर्निंग हिम और हर विदाउट अनड्यू डिले। लेकिन इंडिया में कोई भी अलग से कानून नहीं है। यूरोपियन यूनियन में आपने ये कानून या फिर ये रूल्स निकाल दिए हैं जिसके तहत आप राइट टू बी फॉरगॉटन को एक्सरसाइज कर सकते हैं, बट इंडिया में आज सच कोई भी कानून नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कर दिया है। इवेंचुअली पॉसिबल है कि शायद ये चीज इवॉल्व हो जाए और कल को सुप्रीम कोर्ट बोले कि आर्टिकल 21 के अंदर हम इसको इंक्लूड ही कर देते हैं, राइट टू प्राइवेसी वाली चीज के अंदर इंक्लूड कर देते हैं, बिकॉज समहाउ इट इज लिंक्ड विद राइट टू प्राइवेसी, कि मुझे अपनी सब चीजें प्राइवेट रखनी है, मुझे कुछ भी ऑनलाइन सोशल मीडिया वगैरह प्लेटफॉर्म्स पे नहीं रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों यूनिक स्टेटस ऑफ दिल्ली, ये अभी भी चल ही रहा है। इनफैक्ट इसको लेकर रिसेंटली एक डेवलपमेंट सामने आई है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट का साथ दिया है। तो ये ऊपर नीचे होता रहता है, इसमें जो टसल है वो चलता रहता है। पूरी हिस्ट्री भी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। 2017 में पहली जजमेंट सामने आई थी, दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा था कि एलजी जो है इट इज नॉट बाउंड बाय एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। एलजी जो है उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सुनने की जरूरत नहीं है, वो अपने हिसाब से भी कर सकता है। उसके बाद ये फिर अपील चली गई, इन्होंने कहा कि भाई बड़ा बेंच बनाओ वगैरह वगैरह। 2018 में 5 जज बेंच बैठा, दे यूनानिमसली सेड कि एलजी इज बाउंड बाय एड एंड एडवाइस की। जी हाँ, उन्होंने ये कहा कि भाई वो आपको बेसिकली जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गठित किया गया है उसके साथ मिलकर के ही काम करना है। 2019 में फिर से अपील हो गई, 2 जज बेंच बैठा सुप्रीम कोर्ट का, डिलीवर्ड स्प्लिट वर्डिक्ट। एक ने कहा कि नहीं एलजी अपने हिसाब से काम करेगा, एक ने कहा कि नहीं एलजी स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर के काम करेगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हुआ कि ये जो बेंच था ये 3 जज बेंच था। 2 जजेस ने कहा कि जो आपका एक जज ने कहा कि दिल्ली गवर्नमेंट हैज नो पावर एट ऑल ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। अनदर जज हाउएवर हैड सेड द ट्रांसफर और पोस्टिंग ऑफ ऑफिसर्स इन टॉप echelons ऑफ ब्यूरोक्रेसी कैन ओनली बी डन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द व्यू ऑफ एलजी वुड प्रिवेल इन केस ऑफ अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऑफ मैटर्स रिलेटिंग टू अदर ब्यूरोक्रेट्स, क्योंकि मुद्दा पूरा का पूरा बड़े अफसरों की पोस्टिंग का था। तो ये 2019 की जजमेंट थी। उसके बाद क्या होता है 2022 में 19 वाली जजमेंट के बेसिस पे कहा जाता है कि वो तो 3 जज बेंच था ना, हमें 5 जज बेंच का जजमेंट चाहिए सो दैट हम कन्विक्शन के साथ कह सकें। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि भाई सारी पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है व्हेन इट कम्स टू ट्रांसफर्स एंड पोस्टिंग्स ऑफ आईएएस ऑफिसर्स इन दिल्ली, ठीक है। उन्होंने कहा कि वही आर्टिकल 145 क्लॉज 3 के तहत आप लोग एक बड़ा बेंच बनाइए। जब ये मुद्दा चला उसके बाद सारी की सारी कहानी चल रही है और अब आई थिंक कुछ नया फैसला आ चुका है जो कि अगेन हमारे लिए उतना रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि ये चीज चलती रहती है और इसमें अपील्स भी होती रहती हैं। हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट क्या है, स्टेटस ऑफ दिल्ली एज यूटी जानना इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 चीजें आती हैं। पहले एक ही चीज आती थी, लेकिन 2 साल पहले एक नया कानून लाया गया, तो अब 2 चीजें आपको पढ़नी पड़ती हैं बिकॉज दैट इज ऑल्सो नाउ पार्ट ऑफ योर स्टैटिक पोर्शन। तो सबसे पहले तो 69th अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन 1991 वाला, इन्होंने क्या किया, नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली को स्पेशल स्टेटस दे दिया विद इट्स ओन डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। इस नई अमेंडमेंट के माध्यम से दोस्तों 2 नए अनुच्छेद डाले गए थे, 239AA, 239AB आफ्टर 239A, ठीक है। तो ये 2 नए अनुच्छेद डाले गए थे। इसमें इन्होंने क्या कहा, दिल्ली के लिए बात कर रहा हूं, लेजिस्लेटिव असेंबली शैल हैव पावर टू एन्यूमरेट एनीथिंग इन स्टेट लिस्ट और इन कंकरेंट लिस्ट और इन सो फार एज एनी सच मैटर इज एप्लीकेबल टू यूनियन टेरिटरीज की। जो भी चीजें यूनियन टेरिटरीज के लिए होती हैं वो सारी की सारी पावर्स अब लेजिस्लेटिव असेंबली को दी जाती है स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट वाले सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। और इसमें इन्होंने ये भी कहा कि इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन एलजी एंड हिज मिनिस्टर ऑन एनी मैटर एलजी शैल रेफर इट टू द प्रेसिडेंट फॉर डिसीजन। लेकिन ऑब्वियसली ये बात क्लियर थी कि पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड, ये 3 चीजें जो हैं ये डेफिनेटली रहने वाली हैं यूनियन गवर्नमेंट के ही हाथ में। ये सब चीजें चल रही थी, लेकिन सडनली 2 साल पहले क्या होता है, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कानून आता है, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2021। इसमें इन्होंने कहा टर्म गवर्नमेंट का मतलब क्या है, एलजी, ठीक है। टर्म गवर्नमेंट इन एनी लॉ मेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के द्वारा कोई भी कानून अगर बनाया जाता है उसमें अगर आप ये टर्म सरकार इस्तेमाल करते हैं उसका मतलब ही एलजी है। इन्होंने ये भी कहा कि एलजीज ओपिनियन शैल बी ऑब्टेन्ड बिफोर गवर्नमेंट टेक्स एनी एग्जीक्यूटिव एक्शन बेस्ड ऑन डिसीजंस टेकन बाय द कैबिनेट और एनी इंडिविजुअल मिनिस्टर, की कुछ भी एक्शन होता है तो एलजी की राय आपको लेनी ही है, कुछ भी एक्शन करना है। LG will not assent to and pass on to President for consideration any bill which incidentally covers any of the matters which falls outside purview of the power conferred on Legislative Assembly। तो ये भी इन्होंने कहा
कि भाई जो है अगेन बेसिकली मुद्दा ये था कि इन्होंने सारी की सारी पावर एलजी के पास पहुंचा दी थी, और ये वाला नया कानून था जीएनसीटीडी एक्ट 2021 का। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अब जो एलजी ऑफ दिल्ली है ही इज गाइडेड बाय दिस पर्टिकुलर एक्ट, जीएनसीटीडी अमेंडमेंट एक्ट 2021, एंड ऑब्वियसली 69th अमेंडमेंट वाली चीज तो है ही। इंपॉर्टेंट टू नोट ये है कि एलजी की पावर दिल्ली और पुडुचेरी में अलग अलग है। दिल्ली वाले एलजी की पावर बहुत ज्यादा है। एलजी ऑफ दिल्ली हैज एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड के जो चीजें हैं उसके साथ संबंधित, बिकॉज ये पावर अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, दिल्ली गवर्नमेंट के पास नहीं है। एलजी ऑफ पुडुचेरी के पास ऐसा नहीं है, जबकि पुडुचेरी के पास भी स्पेशल स्टेटस है, वहां पर भी विधानसभा है, लेकिन एलजी ऑफ दिल्ली के पास काफी एक्स्ट्रा पावर्स भी दी गई हैं। आर्टिकल 239, 239AA ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज जीएनसीटीडी क्लियरली अंडरलाइन दैट दिल्ली इज अ यूटी वेयर सेंटर हैज अ मच मोर प्रोमिनेंट रोल देन इन पौंडीचेरी। तो ये वाली चीज अगेन दोनों चीजों से ही आती है, एक आपका कानून है और एक आपका संविधान है, दोनों चीजों में ही इस बात को मेंशन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक ब्रीफली बात करेंगे। इसमें क्या हुआ था कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का हनन हुआ था, ऐसा विपक्ष के नेताओं ने कहा। तो रिसेंटली पार्ट ऑफ द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन स्पीच ऑन मोशन ऑफ थैंक्स ऑन द प्रेसिडेंट्स एड्रेस वर एक्सपंज्ड, मतलब कि उनको डिलीट कर दिया गया था। एक्सपर्ट्स हैव साइटेड दिस इज अगेंस्ट द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो कि एक संसद के पास होते हैं अंडर आर्टिकल 105 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपको मालूम होगा 105 नंबर आर्टिकल है जो कि आपको ये वाली प्रिविलेजेस देता है। दो तरह की प्रिविलेजेस दोस्तों में देखने को मिलती हैं, एक कलेक्टिव होती है और एक इंडिविजुअल प्रिविलेजेस होती हैं। इंडिविजुअल में आप अरेस्ट नहीं कर सकते हैं 40 डेज बिफोर और आफ्टर, ठीक है, पार्लियामेंट के सेशन के। फ्रीडम ऑफ स्पीच इनकी थोड़ी वाइड होती है एज कंपेयर टू जो नागरिकों को मिलती है। एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जूरी सर्विस, तो ये आपकी इंडिविजुअल प्रिविलेजेस हैं। कलेक्टिव प्रिविलेजेस में ये किसी को कह सकते हैं कि भाई स्ट्रेंजर्स को कह सकते हैं कि आप इसमें मीटिंग में नहीं आए। मेक रूल्स टू रेगुलेट ओन प्रोसीजर, पनिश मेंबर्स आउटसाइडर्स फॉर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज और कंटेम्प्ट, राइट टू रिसीव इन्फॉर्मेशन ऑफ द अरेस्ट, डिटेंशन वगैरह वगैरह। इंस्टीट्यूट इंक्वायरीज एंड ऑर्डर अटेंडेंस ऑफ विटनेस, ये पूरा का पूरा सिलसिला सुर्खियों में आया था। कर्नाटका में हमें ये केस देखने को मिला था, आज से 3-4 साल पहले की बात है। कोर्ट्स कैन नॉट इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग्स। तो इस तरीके से कलेक्टिव प्रिविलेजेस भी दी जाती हैं और कुछ इंडिविजुअल प्रिविलेजेस भी दी जाती हैं। इसको एक बार प्लीज रिवाइज कर लेना। वैसे मैंने आपको बता दिया है कि ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू कलेक्टिव प्रिविलेजेस, और इसी चीज को लेकर ये चीज सामने आई थी कि भाई जो आपने मटेरियल को डिलीट किया है वो बेसिकली पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को छीन रहा है। आई एम नॉट गोइंग टू मच डिटेल बिकॉज वो बहुत टाइम ले जाएगा। आई होप कि आपको यहां पर ये चीजें क्लियर हो चुकी हैं। राइट, ये था पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। वी विल ब्रिंग मोर टॉपिक्स टू यू फ्रॉम द एरियाज ऑफ साइंस एंड टेक एंड आईआर, जो कि दो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अभी बचे हुए हैं, वो करने बाकी हैं। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले बताना चाहूंगा कि अगर आपने पाथफाइंडर की प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज को चेकआउट नहीं किया तो प्लीज चेकआउट कीजिए। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज ओनली इन 3000 रुपीज, मेंस टेस्ट सीरीज ओनली इन 2500 रुपीज आपको अवेलेबल करवा दी जा रही है। इसके लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।